हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मोहित बंसल क्लासेस। देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे सीएमए फाइनल का न्यू सिलेबस 2022 सिलेबस के अकॉर्डिंगली एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन, इलेक्टिव पेपर पेपर नंबर 28। बच्चों, इसका हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, जिसके हम लोगों ने काफी सारे क्लासेस ऑलरेडी कर लिए हैं। उसका हमने स्टडी मटेरियल पूरा पढ़ लिया। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो ओल्ड टॉप सिलेबस के अंदर कॉमन टॉपिक्स हैं, उनसे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए वो भी सॉल्व कर लिए। लास्ट क्लास के अंदर बच्चों डेटा एनवेलपमेंट एनालिसिस समझाया, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाए, उनके ग्राफ भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। आज की क्लास में बच्चों हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया था कि चैप्टर 2 क्या बोलता है। मैं रिवीजन करवा देता हूं थोड़ा सा कि हम किस टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं। मैंने आपको क्लास में ऑलरेडी एग्जांपल देकर समझाया था। अगर आपको याद हो, विराट कोहली, राहुल द्रविड़ का एग्जांपल दिया था, सोनाक्षी सिन्हा का एग्जांपल दिया था। मैंने आपको बोला था कि कोई भी कंपनी, ये हर कंपनी को अपनी परफॉर्मेंस मेजर करती रहनी चाहिए। हर कंपनी को चेक करते रहना चाहिए कि वो सही से परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही। और अगर कंपनी की परफॉर्मेंस सही नहीं निकलती है तो फिर कंपनी को इंप्रूवमेंट टूल्स यूज करनी चाहिए, अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी चाहिए। क्वेश्चन ये आता है कि सर कोई भी कंपनी जो कि अच्छे से हमेशा कंपनी अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करे, और अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आए तो इंप्रूवमेंट टूल्स यूज करके अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा कर ले। सर इसके लिए हमारे पास में काफी सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं जिससे कंपनी अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर पाए और इंप्रूव कर पाए। हमने बहुत सारे टूल्स पढ़े, जिसमें से एक टूल हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स, जिसका नाम था डू पॉन्ट एनालिसिस। और इसके मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करवाए थे स्टूडेंट्स। डू पॉन्ट एनालिसिस के प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हमने हाथ के हाथ सॉल्व किए थे। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को इसके अंदर एक चीज बता दूं कि मैंने आपको बताया था। देखिए नॉर्मली क्या होता है, कोई भी कंपनी अपनी परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए क्या चेक करती है? रिटर्न ऑन इक्विटी। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा आ रहा है तो फिर वो कंपनी सोचती है मेरी परफॉर्मेंस अच्छी है। इवन बाहर की पब्लिक जो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती है, वो भी ये सोचती है कि यार कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा तो आ रहा है, कंपनी बढ़िया है, चलो इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था जरूरी नहीं है कि कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी इसलिए ज्यादा आए क्योंकि वो सच में प्रॉफिटेबल है, बल्कि कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी इसलिए भी ज्यादा आ सकता है क्योंकि कंपनी ने कहीं से पैसा उधार ले लिया। अब सोचिए बच्चों एक बार, अगर किसी कंपनी ने कहीं से पैसा उधार ले लिया, अगर किसी कंपनी ने कहीं से पैसा उधार ले लिया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो फिर उस केस में तो उसका रिटर्न ऑन इक्विटी भले ही हमें ज्यादा दिख रहा है कि हाँ यार कंपनी के पास में पैसा है, लेकिन ये नहीं दिख रहा है कि भैया वो पैसा उधार लिया है, कंपनी को इंटरेस्ट के साथ में वापस करना पड़ेगा, कंपनी की रिस्क बढ़ चुकी है। तो स्टूडेंट्स, ऐसा बहुत बार होता है कि पब्लिक भी ये सोचकर कंपनी में डिसीजन लेती है इन्वेस्ट करने का कि रिटर्न ऑन इक्विटी ज्यादा आ रहा है। पर रिटर्न ऑन इक्विटी ज्यादा आने का हर बार ये मतलब नहीं होता कि कंपनी सच में कंपनी के पास इक्विटी ज्यादा है, क्योंकि पैसा कंपनी के पास में उधार लिया हुआ भी हो सकता है। और वो उधार लिया हुआ पैसा कंपनी के ऊपर एक तरह की लाइबिलिटी है, क्योंकि कंपनी को वो पैसा वापस करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी को इंटरेस्ट के साथ में वो पैसा वापस करना है। वो कंपनी के ऊपर एक रिस्क है। अब क्वेश्चन आता है, मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू दिया था, ध्यान हो, अमिताभ बच्चन और उनकी मां का एग्जांपल से समझाया था मैंने आप लोगों को कि भैया क्वेश्चन ये आता है कि अगर रिटर्न ऑन इक्विटी से हम कंपनी के एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर नहीं कर पा रहे तो फिर हम कैसे मेजर करेंगे? वहां पर आता है डू पॉन्ट एनालिसिस। मैंने ये भी बताया था ये डू पॉन्ट एनालिसिस दो टाइप का होता है बच्चों। एक होता है जिसमें 3 कंपोनेंट फैक्टर चलता है। देखिए बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं बच्चों जिसमें हम 3 कंपोनेंट डू पॉन्ट एनालिसिस को यूज करते हैं तो हम उसकी परफॉर्मेंस मेजर कर लेते हैं। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जहां पर 3 कंपोनेंट डू पॉन्ट एनालिसिस को हम यूज करते हैं तो कंपनी की परफॉर्मेंस मेजर नहीं कर पाते, और वहां पर हमको 5 कंपोनेंट डू पॉन्ट एनालिसिस को यूज करना पड़ता है। समझ रहे हैं मेरी बात को प्यारे स्टूडेंट्स? तो फिर उस केस में बच्चों, तो फिर उस केस में हमको कभी तो 3
कंपोनेंट डुपॉन्ट एनालिसिस यूज करना पड़ेगा, कभी 5 कंपोनेंट डुपॉन्ट एनालिसिस यूज करना पड़ेगा। आज की क्लास में ये सब कुछ मैं आपको क्लास के अंदर कंप्लीटली एग्जांपल्स के साथ में कहानियां सुनाकर समझा चुका हूं, फॉर्मूलाज लिखवा चुका हूं, समझा चुका हूं। आज की क्लास में हम उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे डिटेल। हम स्टार्ट जो करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन वो बेसिक से करेंगे, धीरे धीरे हम एडवांस लेवल पर बढ़ेंगे। देखिएगा बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, ये वाला क्वेश्चन देखना है हमें सबसे पहले। ये बोल रहा है विल्किंसन नाम की एक इनकॉर्पोरेशन, एक कंपनी है जिसके अंदर हमें इक्विटी मल्टीप्लायर दिया हुआ है, जिसके अंदर हमें टोटल असेट टर्नओवर दिया हुआ है, जिसके अंदर हमें प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है। हमसे क्या कैलकुलेट करने को बोल रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी निकालने को बोल रहा है। सिंपल क्वेश्चन है, सबसे सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था प्यारे स्टूडेंट्स, प्रॉफिट मार्जिन इनटू टोटल असेट टर्नओवर इनटू इक्विटी मल्टीप्लायर। बच्चों क्वेश्चन में प्रॉफिट मार्जिन हमको गिवन है 5.2, बच्चों टोटल असेट गिवन है 2.10, बच्चों इक्विटी मल्टीप्लायर गिवन है 1.35। तीनों को इनटू कर दो क्योंकि यही हमारा फॉर्मूला है। आपका आंसर आ जाएगा 14.742%। ये सिंपल था, ये हमने सॉल्व कर लिया। फॉर्मूला ऑलरेडी आपके पास में बुक है, उसमें लिखे हुए हैं, समझा चुका हूं क्लास में, दोबारा से मैंने समझा दी। चलिए ये तो इजी था। सर हमें इस वाले को समझाओ जहां पर हमसे ये बोला जा रहा है, सिंपल बात, एक सिनोवैक नाम से कंपनी है, उस कंपनी का हमें डेट टू इक्विटी रेशियो दिया हुआ है, रिटर्न ऑन असेट्स दिया हुआ है, टोटल इक्विटी दी हुई है। हमसे सबसे पहले निकालने को बोल रहा है इक्विटी मल्टीप्लायर, इक्विटी मल्टीप्लायर। तो इक्विटी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस डेट टू इक्विटी रेशियो। ये इक्विटी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है। समझाया था, लिखवाया था मैंने ये आपको पहले भी, दोबारा देख लो। तो इक्विटी मल्टीप्लायर निकालेंगे हम 1 प्लस डेट टू इक्विटी रेशियो। क्या हमें क्वेश्चन के अंदर डेट टू इक्विटी रेशियो गिवन है बच्चों? हाँ सर गिवन है 0.70। तो इक्विटी मल्टीप्लायर कितना आया स्टूडेंट्स आपका? 1.70। ये यहां पर मैंने आपको सॉल्व करके बताया हुआ है। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलो एक पार्ट हमने सॉल्व किया, इक्विटी मल्टीप्लायर हमने निकाला। क्वेश्चन आता है सर अब हमसे रिटर्न ऑन इक्विटी के लिए भी बोल रहा है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी के लिए बोल रहा है तो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखिए रिटर्न ऑन असेट्स, रिटर्न ऑन असेट्स इनटू 1 प्लस डेट टू इक्विटी रेशियो। सिंपल फॉर्मूला है। अब रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया रिटर्न ऑन असेट्स। क्या क्वेश्चन में हमको रिटर्न ऑन असेट्स गिवन है? जी हाँ सर, 8.4 इंटू 1 प्लस डेट टू इक्विटी रेशियो। क्या है इसको हम इक्विटी मल्टीप्लायर बोलेंगे जो हमने अभी अभी निकाला था। हाँ सर ये वही तो है भाई, वही तो है 1 प्लस डेट टू इक्विटी रेशियो, इक्विटी मल्टीप्लायर ही तो है। तो ये हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं रिटर्न ऑन असेट्स इनटू इक्विटी मल्टीप्लायर, ये हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो बस रिटर्न ऑन असेट्स हमें क्वेश्चन में 8.4 गिवन है, 1 प्लस डेट टू इक्विटी रेशियो मल्टीप्लायर अभी अभी हमने निकाला 1.70। दोनों को इनटू कर दो बच्चों, आपका रिटर्न ऑन इक्विटी आ जाएगा 14.28%। क्लियर है? तो अभी तक स्टूडेंट्स हम लोगों ने दो चीजें सॉल्व कर ली, इक्विटी मल्टीप्लायर, रिटर्न ऑन इक्विटी।
बच्चों अब आपसे कैलकुलेट करने को बोल रहा है नेट इनकम। नेट इनकम कैसे कैलकुलेट करी जाती है? रिटर्न ऑन इक्विटी इनटू टोटल इक्विटी। कैसे कैलकुलेट करी जाती है प्यारे बच्चों? रिटर्न ऑन इक्विटी इनटू टोटल इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो कितना है? 14.28%। 14.28% है ना। तो इसको इंटू कर दो आप लोग, आपका आ जाएगा 1,19,950। तो बच्चे ये तीनों हमारे सॉल्व। इक्विटी मल्टीप्लायर निकाल लोगे, रिटर्न ऑन इक्विटी निकालने में आसानी है। रिटर्न ऑन इक्विटी निकाल लोगे, नेट इनकम निकालने में आसानी है। मैटर खत्म। स्टूडेंट बोलता है सर बहुत ही आराम से आपने हमको समझाया, पहला वाला समझ में आया, दूसरा वाला आया, पर सर अब तीसरा वाला समझाओ। सर इसमें Y3 के इनकॉर्पोरेशन मतलब Y3 के नाम की एक कंपनी है सर, और वो कंपनी जो है उसका हमें डेटा दिया हुआ है। सर उस कंपनी की हमको सेल्स दी हुई है, सर उस कंपनी की हमको टोटल असेट्स दी हुई है, सर उस कंपनी का हमें डेट इक्विटी रेशियो दिया हुआ है, और हमसे ये भी बोला हुआ है कि मान कर चलो रिटर्न ऑन इक्विटी 15% है। ये डेटा हमें गिवन है, सेल्स गिवन है, टोटल असेट्स गिवन है, डेट टू इक्विटी रेशियो गिवन है, और रिटर्न ऑन इक्विटी गिवन है। हमसे कैलकुलेट करने को बोल रहा है नेट इनकम। अब सर आपने तो अभी हमको समझाया था कि नेट इनकम जो है सर उसका फॉर्मूला होता है रिटर्न ऑन इक्विटी इनटू टोटल इक्विटी। अभी अभी आपने हमें इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये करवाया था। सर इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में रिटर्न ऑन इक्विटी तो दी है 15%, लेकिन सर टोटल इक्विटी क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है। तो फिर हम अपनी नेट इनकम कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन में बोला है। बच्चों अब आपको क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी तो दी है लेकिन आपको टोटल इक्विटी नहीं दी है, तो नेट इनकम वाला जो सिंपल और डायरेक्ट फॉर्मूला है वो तो अप्लाई हो नहीं सकता। तो चलो फिर हम अपने बेसिक फॉर्मूला पर चलेंगे, वहां से हम अपने लिए कुछ इक्वेशंस बनाएंगे और उन इक्वेशंस की हेल्प लेकर हम अपना फाइनल आंसर नेट इनकम निकालेंगे। चलें फिर। सबसे पहले आपका बेसिक फॉर्मूला याद करो आप। सर अभी अभी तो पढ़ाया था, रिटर्न ऑन इक्विटी इक्वल्स टू प्रॉफिट मार्जिन इनटू असेट टर्नओवर इनटू इक्विटी मल्टीप्लायर। लिख लो यहां, हालांकि आपके पास में जो बुक है उसमें लिखा हुआ है बच्चों, और पहले भी समझाया था क्लास में, दोबारा अभी प्रैक्टिकल सॉल्व करने के लिए लिख लो एक। प्रॉफिट मार्जिन इनटू टोटल असेट टर्नओवर इनटू इक्विटी मल्टीप्लायर। गिवन है, ये चीज समझ में आ गई कहानी। चलो अब इक्वेशन बनाओ बच्चों। हमें क्या निकालना है? हमें निकालनी है बच्चों रिटर्न ऑन इक्विटी। क्या क्वेश्चन में हम, अच्छा पहले इसको और सिंप्लीफाई, इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करेंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी इक्वल्स टू प्रॉफिट मार्जिन एज इट इज आ जाएगा। टोटल असेट टर्नओवर को हम और कैसे लिख सकते हैं? सेल्स डिवाइड बाई टोटल असेट्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। इनटू इक्विटी मल्टीप्लायर को हम और कैसे लिख सकते हैं? 1 प्लस डेट टू इक्विटी रेशियो, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर ये चीज? ये सब कुछ मैंने आपको पहले बताया हुआ है, याद है ना आप लोगों को? चलिए, तो अब देखिए क्या क्वेश्चन में हमको रिटर्न ऑन इक्विटी गिवन है। जी हाँ सर 15%। तो अब इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करो। रिटर्न ऑन इक्विटी की जगह तो आ गया 0.15। प्रॉफिट मार्जिन नहीं है तो वो एज इट इज आ जाएगा। क्या सेल्स क्वेश्चन में गिवन है हमको? जी हाँ सेल्स गिवन है 3100 की। डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स गिवन है, जी हाँ सर 1340 इनटू 1 प्लस डेट टू इक्विटी रेशियो गिवन है। सर वो हम जोड़ लेंगे क्योंकि हमारे पास में डेट टू इक्विटी रेशियो गिवन है। डेट इक्विटी रेशियो गिवन है 1.20 का, तो 1 प्लस 1.20 वो आ जाएगा आपका। अगर हम इसे बेसिकली लिख दें
तो 2.20 आ जाएगा। क्लियर है? अब इक्वेशन को आगे बढ़ाओ, ये 0.15 है आपका, इक्वल्स टू प्रॉफिट मार्जिन, इसको डिवाइड कर लो बच्चों, ये आ जाएगा आपका 2.32, इसको डिवाइड कर लोगे 2.32 इंटू ये कितना है 2.20। यहां तक क्लियर है? इन दोनों को अब इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं, 0.15 इक्वल्स टू प्रॉफिट मार्जिन इंटू इन दोनों को इंटू कर दो, इन दोनों को इंटू कर दोगे तो ये आ जाएगा 5.104। अब इक्वेशन को आगे बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट मार्जिन को इधर ले लेते हैं, प्रॉफिट मार्जिन को इधर ले लेंगे तो ये 15 यहां पे जाएगा। सोचिए प्रॉफिट मार्जिन यहां पे इंटू हो रहा था, वो यहां पर जाएगा और ये 0.15 यहां पर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा बच्चों। अब तो 0.15 और ये इंटू का साइन ऑफ डिवाइड हो जाएगा। सिंपल है, ये गणित तो पढ़ी है ना आपने, ये तो 8th 9th में 11th 12th में पढ़ लेते हो यार, फाइनल में आ चुके अब तो। 5.10 सिंपल इक्वेशन हमने सॉल्व करी और ये मैंने पूरी यहां पर आपको एक एक चीज सॉल्व करके बताई। इसको सॉल्व कर लोगे तो प्रॉफिट मार्जिन आपका निकल के आ गया 0.02938। देखो दोबारा से समझा, हमको इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, नेट इनकम। नेट इनकम का फॉर्मूला होता है रिटर्न ऑन इक्विटी इनटू टोटल इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी तो है क्वेश्चन में, टोटल इक्विटी नहीं थी, तो नेट इनकम डायरेक्टली तो नहीं निकल पा रही थी हमसे। तो फिर हमें क्या करना है, बेसिक फॉर्मूला पर जाना है। तो बच्चों बेसिक फॉर्मूला क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी इक्वल्स टू प्रॉफिट मार्जिन इनटू टोटल असेट टर्नओवर इनटू इक्विटी मल्टीप्लायर। अब बच्चों इसको और सिंप्लीफाई कर दो तो प्रॉफिट मार्जिन इनटू टोटल असेट टर्नओवर में क्या आ जाएगा, मैंने अभी अभी बताया था, सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स आ जाएगा, इनटू इक्विटी मल्टीप्लायर में क्या आ जाएगा, 1 प्लस डेट इक्विटी रेशियो आ जाएगा। तो अब रिटर्न ऑन इक्विटी 0.15 आपको दिया हुआ है, ये रहा क्वेश्चन में। प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, उसे एज इट इज लिख दो। सेल्स आपको दी है 3100, टोटल असेट आपको दिया है 1340, इसको डिवाइड कर दो इनटू 1 प्लस डेट इक्विटी रेशियो, तो 1.20 है डेट इक्विटी रेशियो, इसमें 1 प्लस हो जाएगा 2.20। क्लियर है? इस इक्वेशन को हमने यहां पर सॉल्व करा और आपका प्रॉफिट मार्जिन निकल के आया 0.0293। यहां तक हम लोगों का क्या चीज निकल के आ गई मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ गया, प्रॉफिट मार्जिन आ गया। अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट मार्जिन की सिंपल इक्वेशन बनानी है। प्रॉफिट, अब जैसे जैसे देखो बच्चों, हमने यहां पर टोटल असेट टर्नओवर को और क्या कर दिया, सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स। उसी तरह पहले भी मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको 3 पॉइंट एनालिसिस पढ़ाया था, 2 पॉइंट एनालिसिस पढ़ाया था 3 कंपोनेंट का, कि प्रॉफिट मार्जिन को प्यारे स्टूडेंट्स आप लोग नेट प्रॉफिट या फिर नेट इनकम डिवाइडेड बाय सेल्स भी लिख सकते हो चाहो तो। क्लियर है ये चीज? अब देखो हमारे पास में प्रॉफिट मार्जिन तो निकल के आ गया, वो कितना आया, अभी अभी हमने निकाला 0.02938, 0.02938 इक्वल्स टू नेट इनकम हमें निकालनी है, सेल्स क्वेश्चन में गिवन है 3100। क्लियर है? तो इक्वेशन को सॉल्व कर लो, नेट इनकम इधर आ जाएगा, क्योंकि नेट इनकम यहां पे डिवाइड हो रहा है, तो ये जब यहां पर आएगा तो इनटू हो जाएगा, है ना? आपको पता है ना, जब साइन, जब फिगर्स इधर उधर जाते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। देखो सिंपल सी कहानी है, मैं और आपको थोड़ा सा इसको इजी करके समझा। एक मिनट, मैं यहां पर जो चीज आपको समझाई है बच्चों, उसी चीज को मैं आपको थोड़ा सा और इजी करके समझा। देखिए प्रॉफिट मार्जिन इक्वल्स टू क्या होता है, प्रॉफिट मार्जिन इक्वल्स टू बच्चों नेट प्रॉफिट या फिर नेट इनकम डिवाइडेड बाय सेल्स होता है। अब प्रॉफिट मार्जिन कितना दिया हुआ है, 0.02938 इक्वल्स टू नेट इनकम हमको अभी निकालनी है, उसी के लिए इतनी माथापच्ची कर रहे हैं हम आज तक, और सेल्स हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 31।
अब ये इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है, तो सोचो बच्चों, इक्वेशन सॉल्व करोगे तो नेट इनकम इधर चल जाएगा ना, तो क्या बनेगा, नेट इनकम इक्वल्स टू, ये इधर आएगा, और बच्चों जब ये इधर आएगा तो ये इनटू हो जाएगा, क्योंकि नेट इनकम यहां डिवाइड हो रहा था, लेकिन अब शफल हो रहे हैं हमारे फिगर्स, तो ये इनटू का साइन बन जाएगा, तो 0.02938 इंटू 3100 हो जाएगा। दैट्स इट, इसको सॉल्व कर लो, आपकी नेट इनकम आपके पास में है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। स्टूडेंट बोलता है सर मजा आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने ये चीज हमको क्लास में पहले भी समझाई थी, कहानी भी सुनाई थी, एग्जाम्पल भी बताया था, हमने प्रैक्टिकल भी कर लिया, क्लियर है। अगर एग्जाम में अब ये क्वेश्चन आ जाएगा तो हम सॉल्व कर पाएंगे, क्लियर है बच्चों आपका। लेकिन स्टूडेंट क्या होता है, ये तो हमने थ्री कंपोनेंट निकाला ना, तीन कंपोनेंट हुए ना सर, तीन कैसे हुए, प्रॉफिट मार्जिन, टोटल एसेट, इक्विटी मल्टीप्लायर, तीन ही तो कंपोनेंट हुए भाई। रिटर्न ऑन इक्विटी इक्वल्स टू हमने प्रॉफिट मार्जिन इनटू टोटल एसेट इनटू इक्विटी मल्टीप्लायर, यही तो करा, तो ये तीन कंपोनेंट यूज करके हमने रिटर्न ऑन इक्विटी निकाला। पर क्या होता है ना बच्चों, कभी कभी कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनका अगर आप तीन कंपोनेंट यूज लेकर रिटर्न ऑन इक्विटी निकालते हो, उनका परफॉर्मेंस मेजर करने की कोशिश करते हो थ्री कंपोनेंट डू पॉइंट एनालिसिस से, जैसा हमने किया इस वाले में, तो चलो हो गया, क्योंकि ये कंपनी सिंपल सी थी, और इन कंपनीज के जो हमें डेटा दिए हुए थे वो बहुत कम थे, बहुत कंफ्यूजिंग डेटा नहीं थे, कॉम्प्लेक्स डेटा नहीं थे, बड़े डेटा नहीं थे, तो इन वाली कंपनीज का तो हमने बहुत ही आराम से थ्री कंपोनेंट डू पॉइंट एनालिसिस करके पता लगा लिया। पर बच्चों कभी कभी कुछ ऐसी कंपनीज आ जाती हैं जिनको अगर आप थ्री कंपोनेंट मतलब प्रॉफिट मार्जिन, इक्विटी मल्टीप्लायर और ये टोटल असेट टर्नओवर, इनका यूज लेकर अगर आप उनका निकालना चाहते हो, परफॉर्मेंस मेजर करना चाहते हो, तो वो सफिशिएंट नहीं होता। कुछ कंपनीज के लिए थ्री कंपोनेंट डू पॉइंट एनालिसिस काम नहीं करता, वो कंपनीज का हमें जो डेटा होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, वहां पर बच्चों हमारे लिए फायदेमंद होता है कि हम फाइव कंपोनेंट डू पॉइंट एनालिसिस को यूज करके कंपनी की परफॉर्मेंस को मेजर करें, थ्री कंपोनेंट वाला काम चल नहीं पाता, तो अब हम वही करेंगे। और ये बात जो मैंने आपको बोली है, क्या सर ऐसा सच में होता है, क्या सर ऐसा होता है कि किसी कंपनी का अगर हम थ्री कंपोनेंट डू पॉइंट एनालिसिस करें और वो नहीं निकल पाए, तो लास्ट में जाकर हमें आप फाइव कंपोनेंट डू पॉइंट एनालिसिस करना पड़े। सिर्फ इस बात को समझाने के लिए पहले मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करवाऊं, हम इस वाले क्वेश्चन को पहले थ्री कंपोनेंट डू पॉइंट एनालिसिस से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन सॉल्व तो हो रहा है, लेकिन जो रिजल्ट हमारे पास में निकल के आ रहा है हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते, हमें थ्री कंपोनेंट एनालिसिस इसमें फाइनल नहीं मानना चाहिए। तो आपको ये समझ में आएगा, हाँ होती हैं ऐसी कुछ कंपनियां जिनके केस में थ्री कंपोनेंट डू पॉइंट एनालिसिस इनफ नहीं होता। फिर उसके बाद में हम लोग फाइव कंपोनेंट वाला क्वेश्चन आगे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं आप लोगों को एक बार बच्चों ये क्वेश्चन समझा देता हूं, ध्यान से समझिएगा बच्चों। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल है, ये बोल रहा है कि मिसेज ईयू चियू, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि हमारे एसपीएम के अंदर जो ज्यादातर क्वेश्चन है वो जापानीज कंपनी के दिए हुए हैं। एक कोई लेडी है जिनका नाम ईयू चियू करके है, वो इन्वेस्टर है, बेसिकली उनको इन्वेस्टमेंट करना सही लगता है कंपनीज के अंदर। अब हुआ क्या है, उनके पास में दो कंपनियां हैं, एक है रिटेलर ए, एक है बी, मतलब दो कंपनियां, मान लो दो रिटेलर्स हैं। वो ये डिसाइड नहीं कर पा रही हैं कि वो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें या इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, हालांकि उन्होंने दोनों कंपनीज की फाइनेंशियल नंबर्स को चेक किया, रिसर्च किया, पर उसमें उनको मिला कि यार ए जो है ना उसका भी आरओई 45% आ रहा है, और जो रिटेलर बी है, कंपनी बी है, उसका भी आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी 45% आ रहा है, दोनों का आरओई 45% आ रहा है। वो ये डिसाइड नहीं कर पा रही है मिसेस ईयू चियू कि भैया वो किसके अंदर, कौन सी रिटेलर के अंदर, कौन से के अंदर इन्वेस्ट करें, ए के अंदर कि बी के अंदर।
तो हुआ क्या, उन्होंने ना अपने एक फ्रेंड को बुलाया, उनका फ्रेंड है जिसका नाम है मिस्टर डूने, ये अकाउंटेंट है कहीं के। तो इन्होंने ईयू चीयू जो लेडी है, उन्होंने डूने को बोला कि यार डूने, तुम मेरे दोस्त हो, प्लीज मेरे पास में आओ, और यार मैं ना इन ए कंपनी और बी कंपनी इनमें से किसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं किस में इन्वेस्टमेंट करूं, दोनों का आरओई 45% है, जबकि जबकि इनका जो डेटा है वो अलग है। जबकि रिटेलर ए जो देखे उसका प्रॉफिट मार्जिन 30% है, बी का 15 है। ए का असेट टर्नओवर 0.50 है, इसका 3 है बी का, और ए का इक्विटी मल्टीप्लायर 3 है, बी का 1 है। तो मैं कंफ्यूज हो गई हूं किस में इन्वेस्ट करूं। तो दुने आया, दोनों ने देखा कि भाई आखिर कैसे पता लगाया जाए। देखो बड़ी सिंपल सी बात, तूने बोला कि यार रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों का 45% है, चलो ठीक है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी 45% है, इससे थोड़ी ना हम कौन सी कंपनी बेहतर है पता कैसे लगाएं। तो सबसे पहले वो थ्री कंपोनेंट पे काम कर रहा है इस वक्त। सबसे पहले उसने देखा कि प्रॉफिट मार्जिन क्या है। बोला ए जो है ना उसका तो है 30%, बी जो है उसका है 15%। बोला इसमें तो ए जीतता है क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा है ना उसका। फिर बोला दूसरे पर चलते हैं, दूसरा उसने असेट टर्नओवर देखा। बोला ए जो है उसका असेट टर्नओवर 0.50 है, बी जो है उसका असेट टर्नओवर 3 है। बोला इस पे तो बी जीतता है क्योंकि वो अपने असेट्स को अच्छे से यूटिलाइज कर रहा है ना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है असेट्स का बी के अंदर। जबकि प्रॉफिट वाले हिस्से में बी हार गया था, ए जीत गया था। तो यार ये कैसे डिसाइड करें भाई, कभी तो ए जीत रहा है, ये फर्म लग रहा है इसमें इन्वेस्टमेंट कर दो प्रॉफिट ज्यादा है, बट बी फर्म जो है वो असेट्स को अच्छे से यूटिलाइज कर रही है। एक और देख लेते हैं, सी 3 वाला देख लेते हैं। ये है आपका इक्विटी मल्टीप्लायर, मतलब डेट टू इक्विटी रेशियो वाला जो होता है, उसमें ए जो है उसका कितना निकल के आ रहा है, 1 निकल के आ रहा है इक्विटी मल्टीप्लायर, और बी जो है उसका कितना निकल के आ रहा है, सॉरी ए का जो है वो 3 निकल के आ रहा है। ए जो है उसका इक्विटी मल्टीप्लायर 3 है और बी जो है उसका 1 है। इसमें बी जीत गया, 1 है, क्योंकि इक्विटी मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट बर्डन शो करता है, मतलब कंपनी ने कितना उधार लिया, यही तो निकाल रहे हैं अभी तक इक्विटी मल्टीप्लायर 1 प्लस डेट टू इक्विटी रेशियो, कि कितना उसने उधार लिया हुआ है। अब इसमें ए वाली बी वाली कंपनी है, उसका तो सिर्फ 1 आ रहा है, मतलब उसके ऊपर कोई रिस्क नहीं है, उसने कुछ उधार लिया ही नहीं है। 1 प्लस डेट इक्विटी रेशियो होता है ना, तो इसमें तो अकेला 1 आ रहा है, तो इसका मतलब है उधार उसने लिया ही नहीं, वो जीरो था, इसीलिए तो 1 प्लस डेट इक्विटी रेशियो इक्वल्स टू 1 हो गया। भाई हम कैसे निकालते हैं इक्विटी मल्टीप्लायर, 1 प्लस डेट टू इक्विटी रेशियो। अब हम बोल रहे हैं बी का इक्विटी मल्टीप्लायर 1 आ रहा है, इसका मतलब डेट टू इक्विटी रेशियो उसका जीरो था, इसीलिए तो ये 1 प्लस जीरो इक्वल्स टू 1 आया। मतलब बी ने कोई भी उधार पे माल लिया ही नहीं है, मतलब उसके अंदर रिस्क है ही नहीं पैसा वापस करने की, क्योंकि उधार पे लिया ही नहीं है। जबकि यहां पर अगर देखा जाए तो ये जो ए फर्म है इसने उधार पे लिया हुआ है, क्योंकि इसका इक्विटी मल्टीप्लायर 3 है, तो इसने तो दुगना ट्वाइस लिया हुआ है उधार पे। मतलब इसने कैसे किया होगा, 1 प्लस 2 किया है, तभी तो इसका 3 आ रहा है, मतलब इसने उधार पे बहुत ज्यादा लिया है, इसमें रिस्क है। तो अब मिस्टर डुने भी कंफ्यूज हो गया, बोला यार प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से तो ए कंपनी बढ़िया लग रही है, लेकिन भाई असेट टर्नओवर के हिसाब से और इक्विटी मल्टीप्लायर के हिसाब से तो मेरे को बी कंपनी बढ़िया लग रही है यार। फिर इनको ये समझ में आया डुने को कि ऐसा है, 3 कंपोनेंट डुपॉन्ट एनालिसिस के थ्रू इस कंपनी को हम सही से नहीं चेक कर पाए। यही मैं बता रहा हूं बच्चे, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनका आप 3 कंपोनेंट डुपॉन्ट एनालिसिस करोगे तो सही से चेक नहीं कर पाओगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, उसके लिए आपको 5 कंपोनेंट पे जाना पड़ेगा। तो बच्चों अब हम लोग एक बार 5 कंपोनेंट वाला क्वेश्चन भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर है? देखो जल्दी से करवाऊंगा, बहुत सिंपल है। एक सुलेखा लिमिटेड नाम की कंपनी है, और वो सुलेखा लिमिटेड कंपनी सोचिए, देखो मैं यहां पे जल्दी से लिख देता हूं एक बार इस क्वेश्चन। एक कंपनी है बच्चों जिसका नाम है सुलेखा लिमिटेड, मैं यहाँ पे उसको एस लिमिटेड के नाम से लिख रहा हूं। ये सुलेखा लिमिटेड सोच रही है कि मैं कृष्णा एलएलपी जो है उसको टेक ओवर कर लूं, खरीद लूं, परचेज कर लूं, अपने अंडर में ले लूं।
लेकिन खरीदने से पहले सुलेखा लिमिटेड ये जानना चाहती है कि क्या सच में कि कृष्णा एलएलपी को परचेज करना मेरा सही डिसीजन रहेगा, क्या ये है परचेज करने लायक, क्या कोई ये प्रॉफिटेबल फर्म है, इसको परचेज करूं तो मेरे लिए वर्थ है ये, वो जानना चाहती है। उसके लिए उसने उसी डुने नाम के आदमी को दोबारा बुला लिया, जिसको अभी ईयूजीयू ने बुलाया था ना, सुलेखा लिमिटेड ने बुला लिया, बोला आओ भैया तुम अकाउंटेंट हो ना, मैंने सुना है तुम बढ़िया अकाउंटेंट हो, मैं तुम्हें इस एलएलपी की डेटा दे रही हूं, देखो ये रहा डेटा, ये रहा गिवन, ये डेटा गिवन है यहाँ, मैं तुम्हें इस एलएलपी का ये डेटा दे रही हूं, मैं इस एलएलपी को परचेज करना चाहती हूँ, एक बार तुम पता लगाओ 5 कंपोनेंट डू पॉइंट एनालिसिस के थ्रू कि क्या ये कंपनी सही में परचेज करने लायक है कि नहीं, मेरे को एक बार इसका डेटा बता दो निकाल के। तो अब आपका डोने जो है वो स्टार्ट हो गया है। अब देखिए बड़ा सिंपल, जब भी बच्चों आपके पास में क्वेश्चन आता है, मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाया था, लिखवाया था, फॉर्मूलाज को डिकोड भी किया था हम लोगों ने कि 5 कंपोनेंट डुपॉन्ट एनालिसिस का फॉर्मूला क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी इक्वल्स टू ऑपरेशनल एफिशिएंसी इनटू इंटरेस्ट बर्डन ऑन अर्निंग इनटू टैक्स बर्डन और ऑन अर्निंग इनटू असेट यूटिलाइजेशन इनटू इक्विटी मल्टीप्लायर। ये 5 कंपोनेंट होते हैं। जैसे 3 कंपोनेंट कौन से थे डुपॉन्ट के अंदर, प्रॉफिट मार्जिन, इक्विटी मल्टीप्लायर, असेट टर्नओवर। जब 5 कंपोनेंट निकालते हैं तो हम क्या क्या चेक करते हैं, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, इंटरेस्ट बर्डन ऑन अर्निंग, टैक्स बर्डन ऑन अर्निंग, असेट यूटिलाइजेशन, इक्विटी मल्टीप्लायर। अब आप बोलोगे सर इनको कैसे निकालते हैं, भैया इनका भी डिकोड करके बताया हुआ है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय सेल्स। इंटरेस्ट बर्डन ऑन अर्निंग का मतलब क्या है, अर्निंग बिफोर टैक्स डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। टैक्स बर्डन और अर्निंग का मतलब क्या है, अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर टैक्स। असेट यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है, सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, ये लास्ट वाली क्लास में भी समझाया था। और इक्विटी मल्टीप्लायर का मतलब क्या है, टोटल असेट्स डिवाइडेड बाय इक्विटी। क्लियर है, ये एक्चुअल फॉर्मूला है 5 कंपोनेंट डुपॉन्ट एनालिसिस का, क्लास में भी बताया था। और इनको डिकोड कैसे किया जाता है इस तरह से, ये भी मैंने आपको समझा दिया है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जल्दी से। सबसे पहले हम निकालेंगे ऑपरेशनल एफिशिएंसी, यही है ना, आरओई इक्वल्स टू ऑपरेशनल एफिशिएंसी। सबसे पहला हम ऑपरेशनल एफिशिएंसी निकालेंगे। ये मैंने बोला अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय सेल्स, तो निकालते हैं ऑपरेशनल एफिशिएंसी। क्या होता है ये, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय सेल्स। क्या क्वेश्चन में हमें सेल्स गिवन है, हाँ सर क्वेश्चन में हमें सेल्स डायरेक्टली गिवन है 7100। क्या हमें अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है, नहीं सर हमें अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन नहीं है। तो कैसे निकालें, सर ऐसे निकाल लो, नेट इनकम, नेट इनकम, उस नेट इनकम के अंदर क्या होता है सर, हमने इंटरेस्ट और टैक्स माइनस कर दिए होते तब हमें नेट इनकम निकलती है। जो हमारे पास में ग्रॉस इनकम आती है उसमें से हम इंटरेस्ट माइनस कर चुके होते हैं, टैक्स माइनस कर चुके होते हैं, फिर हमारे पास नेट इनकम आती है। लेकिन हमको तो चाहिए अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब जब उनको माइनस नहीं किया था उससे पहले क्या इनकम थी। तो सर वापस ऐड कर दो सर, इंटरेस्ट को भी ऐड कर दो, टैक्स को भी ऐड कर दो सर। तो नेट इनकम क्वेश्चन में गिवन है 1650। क्या हमें इंटरेस्ट कहीं पे गिवन है सर, 20 गिवन है। क्या हमें टैक्स गिवन है सर, 900 गिवन है। ऐड कर दो इसको, है ना, ये यहां पर करके बताया हुआ है। तो आपका 2570 ये आपका ईबीआईटी आ जाएगा। अब फॉर्मूला लगा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय सेल्स। सेल्स क्वेश्चन में गिवन है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन नहीं था हमको, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन है, मतलब नेट इनकम गिवन है। तो उसमें इंटरेस्ट वापस ऐड कर दो, टैक्स वापस ऐड कर दो, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया 2570 डिवाइडेड बाय 7100। ये आपका आ गया ऑपरेशनल एफिशिएंसी, पहला पार्ट निकल गया। ये अभी हम हमें करना क्या है, हमें 5 कंपोनेंट को इनटू करना है आपस में, तब हमारा आरओई आएगा। उसके लिए पहले मैं हर कंपोनेंट की अलग अलग यहां पर फिगर्स निकालने पड़ेंगे। ऑपरेशनल एफिशिएंसी का हमने निकाल लिया। अब हम दूसरा निकालेंगे इंटरेस्ट बर्डन ऑन अर्निंग।
इसका फॉर्मूला अभी अभी मैंने आपको क्या बताया, देखो यहां डीप कोड करा था, अर्निंग बिफोर टैक्स डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या बच्चों आप लोगों को अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अभी अभी निकालना बताया मैंने आपको? 2570 2570 अभी अभी निकाला ना हमने अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इससे पहले हमें चाहिए अर्निंग बिफोर टैक्स। तो अर्निंग बिफोर टैक्स कैसे निकलेगा सर? जो हमारे पास में अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, अगर हम उसमें से सिर्फ इंटरेस्ट माइनस कर दें, टैक्स रहने दें, तो वो आ जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स। मतलब अर्निंग में से हमने इंटरेस्ट हटा दिया, सिर्फ टैक्स टैक्स रहने दिया है। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स था 2570, उसमें से हम इंटरेस्ट माइनस कर देंगे 20 का, तो अर्निंग बिफोर टैक्स कितना आ जाएगा? 2550। सिंपल है बच्चों, बहुत ही सिंपल है। दोबारा से समझा देता हूं। ऑपरेशनल एफिशिएंसी निकाल लिया, ये निकाल लिया, इंटरेस्ट बर्डन और अर्निंग निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या है? अर्निंग बिफोर टैक्स डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अभी अभी पहले भी निकाला था, वो है 2570। हमें चाहिए अर्निंग बिफोर टैक्स। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से इंटरेस्ट माइनस करना। तो ये है 2570, इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दो 20 का, 2550 आपका अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया। इसको यहां पे सॉल्व कर दो बच्चों, ये आ गया आपका दूसरा कंपोनेंट। दो कंपोनेंट की फिगर्स निकाल लिया हमने, ऑपरेशनल एफिशिएंसी निकाल लिया मेरे प्यारे बच्चों, इंटरेस्ट बर्डन और अर्निंग निकाल दिया। तीसरे पर आ जाते हैं, अब हमको निकालना है टैक्स बर्डन ऑन अर्निंग। इसको कैसे डिकोड करवाया था मैंने आपको? इसको डिकोड करवाया था अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स अभी अभी निकाला हमने, यहां पर देखो 2550। अब हमें चाहिए अर्निंग आफ्टर टैक्स, वो कैसे निकलेगा सर? ये जो अर्निंग बिफोर टैक्स अभी अभी आपने निकाला ना, इसमें से टैक्स और हटा दो सर। इसमें से सर आप टैक्स और हटा दो, मतलब बेसिकली बोलो ना, नेट इनकम पे दोबारा आ जाओ। यही जोड़ के तो हम पहले ईबीआईटी लेकर आए थे। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, अर्निंग बिफोर टैक्स हमारा कितना था? 2550। उसमें से हमें क्या माइनस करना है? टैक्स। टैक्स कितना है? 900। कितने पे आ जाओगे? 1650। ये क्या आ गया? अर्निंग आफ्टर टैक्स। क्लियर है ये चीज? तो 1650, इसको सॉल्व कर लो बच्चों। ये हमारा तीन कंपोनेंट आ गए, ऑपरेशनल एफिशिएंसी निकल गए, इंटरेस्ट बर्डन ऑन अर्निंग निकल गया, टैक्स बर्डन ऑन अर्निंग निकल गया। हमें को दो कंपोनेंट और लेने हैं। नेक्स्ट है असेट यूटिलाइजेशन। क्या है बच्चों? असेट यूटिलाइजेशन। इसका फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स। क्या होता है? सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स। क्या हमें बच्चों इस क्वेश्चन में सेल्स गिवन है? यस सर। क्या बच्चों हमें क्वेश्चन के अंदर टोटल असेट्स गिवन है? यस सर। बच्चों एक चीज बता दूं, अगर इस क्वेश्चन को आप अपने स्टडी मटेरियल में देखोगे, जो आपको सीएमई इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल दिया है, उसमें ये एक छोटी सी गलती कर दी है उन्होंने। यहाँ पर टोटल असेट्स को 7200 ले लिया है, जबकि क्वेश्चन में खुद ने 7250 दिया हुआ है ना, 7250 है वो, जबकि 7200 ले लिया है उन्होंने। तो कैलकुलेट, तो ये छोटी सी मिस्टेक कर दी है आपके मॉड्यूल के अंदर। मैंने आपको पहले भी समझाई थी, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि जो इंस्टीट्यूट होता है वो गलतियां करता है, आपके मॉड्यूल के अंदर गलतियां। जब मैंने आपको डेटा डेवलपमेंट एनालिसिस वाला कॉन्सेप्ट का न्यूमेरिकल और ग्राफ सॉल्व करवाए थे, तो उसमें मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था आपको, 2 आउटपुट 1 इनपुट। उसमें हमने ग्राफ बनाया था, आपको याद है? उसमें भी एक गलती की हुई थी, जो कि हमने अपनी क्लास में सही कर ली थी, नोट्स में बुक्स में सही कर ली थी। ये चीज स्टडी मॉड्यूल में गलती की हुई है, सीएमई इंस्टीट्यूट ने, हमने सही किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, तो असेट यूटिलाइजेशन का फॉर्मूला सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल असेट। सेल्स क्वेश्चन में गिवन है, टोटल असेट्स क्वेश्चन में गिवन है,
तो अभी हमारा फोर्थ कंपोनेंट भी आ गया। अब बच्चों हमें हमारा लास्ट कंपोनेंट निकालना है इक्विटी मल्टीप्लायर। उसका फॉर्मूला आपको पता है, टोटल असेट्स डिवाइडेड बाय इक्विटी। टोटल असेट्स हमें क्वेश्चन में अभी अभी मैंने बोला गिवन है 7250। क्या हमें क्वेश्चन के अंदर इक्विटी गिवन है? यस सर, हमें क्वेश्चन के अंदर इक्विटी गिवन है 4100। सॉल्व कर लो ना यार बच्चों। तो बच्चों हमने पांचों कंपोनेंट के फिगर निकाल लिए। अब फॉर्मूला यूज कर दो। रिटर्न ऑन इक्विटी इक्वल्स टू ऑपरेशनल एफिशिएंसी इनटू इंटरेस्ट बर्डन ऑन अर्निंग इनटू टैक्स बर्डन ऑन अर्निंग इनटू असेट यूटिलाइजेशन इनटू इक्विटी मल्टीप्लायर। हमारे पास में पांचों की पांचों कंपोनेंट्स के फिगर्स हमने ये निकाल लिए। इन पांचों को इनटू कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 0.40243924। कैलकुलेटर पे करके देखोगे आ जाएगा। इसको हम रेशियो में कन्वर्ट कर दें तो आ जाएगा 40.24%। क्लियर है ये चीज बच्चों? ये आ गया। तो ये तो हमने अभी ये जो कृष्णा एलएलपी है इसका आरओई निकाला है। अब ये मिस्टर डुने सुलेखा को बताए, सुलेखा लिमिटेड को बताएगा भी तो सही ना। सुलेखा लिमिटेड ने इसको बोला था कि पहले तो तुम इसका आरओई निकालो 5 कंपोनेंट डू पॉइंट एनालिसिस को यूज करके, और फिर मुझे बताओ कि मैं इसको खरीदूं कि नहीं खरीदूं भैया। तो बताएंगे यार, ऐसा क्यों टेंशन में आ रहे हो? देखो भाई, अब इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। सबसे हम अलग अलग कंपोनेंट्स को लेकर चलेंगे, पांचों कंपोनेंट को लेकर, उसके हिसाब से कंक्लूजन देखेंगे। तो पहला कंपोनेंट हमारा क्या था बच्चों? ऑपरेशनल एफिशिएंसी था, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय सेल्स। तो ईबीआईटी डिवाइडेड बाय सेल्स कितना आया हमारा? अगर हम उसमें रेशियो में गिने इसको तो 36% ले लो इसको, है ना। 36% निकल के आया, ये सेटिस्फैक्ट्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल जाए। तो इसके हिसाब से तो कृष्णा एलएलपी अच्छी है। दूसरा हमारा कंपोनेंट क्या था बच्चों? दूसरा हमारा कंपोनेंट था आपका इंटरेस्ट बर्डन, जिसको हमने ईबीटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी देखा था। हरी बात समझ में? इंटरेस्ट बर्डन है। एक चीज सोचो, खुद ही सोचना, कुछ दिमागी, मतलब एक बात बताओ, क्वेश्चन के अंदर इक्विटी कितनी दी है? सर इक्विटी दी है हमें 4100, मतलब कंपनी के पास खुद का पैसा 4100 है। और लॉन्ग टर्म डेट कंपनी ने उधार कितना लिया है? सर ओनली 150। अरे फिर काहे का टेंशन है? फिर तो सेकंड वाले को भी चला दो ना यार, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। वैसे ही कंपैरिजन कर लो ना। हमने हालांकि यहाँ पे इसको निकाल के देख लिया कि 0.99, 1% मतलब एक भी नहीं है। अगर आप देखोगे तो 0.99 फर्क पड़ रहा है इक्विटी का। तो कितना सा तो उधार लिया हुआ है कंपनी ने। तो कंपनी इससे जो कृष्णा एलएलपी है वो बेस्ट है, उसने ज्यादा उधार नहीं लिया। आपको देखो ना, इक्विटी 4100 है उसके पास, उधार उसने सिर्फ 150 का लिया। क्या ही लिया है इक्विटी के सामने? सबसे ज्यादा तो खुद का कमाया हुआ पैसा है। तो पहला वाला जो कंपोनेंट है ऑपरेशनल एफिशिएंसी, उसके हिसाब से भी कृष्णा एलएलपी ठीक है, दूसरे वाले के हिसाब से भी ठीक है। क्लियर है? तीसरा वाला आ जाता है बच्चों कि टैक्स बर्डन कितना है अर्निंग के ऊपर। अब देखो टैक्स बर्डन अगर हम निकालें तो ये आ रहा है 0.6470। इसका मतलब है 64.71% इसके ऊपर टैक्स बर्डन आ रहा है। हाँ, तो इसके ऊपर टैक्स बर्डन है, इसका मतलब है कि कंपनी जो है वो ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, एलएलपी जो है वो ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, इसलिए टैक्स बर्डन है। दूसरा, वो टैक्स भी अगर पेमेंट टाइम पे कर रही है तो एलएलपी के लिए, गुडविल के लिए भी अच्छा है। ये हो गया तीसरा कंपोनेंट। फोर्थ कंपोनेंट हमने क्या लिखा था? असेट यूटिलाइजेशन, की असेट्स को कितना यूटिलाइज किया जा रहा है। हाँ, तो इसमें कितना आ रहा है असेट यूटिलाइजेशन? 0.9। अब इसको अगर परसेंटेज में करें 97 करके कुछ आएगा, हाँ तो वो एफिशिएंट है, अच्छा है, आराम से अच्छी तरह से असेट्स को यूटिलाइज किया जा रहा है। चारों कंपोनेंट देखा जाए तो अभी तक फेवरेबल है कृष्णा एलएलपी के लिए। और लास्ट वाला इक्विटी मल्टीप्लायर है, तो इक्विटी मल्टीप्लायर को देखोगे तो 1.76 है, तो इतना ज्यादा डेट का कोई फर्क पड़ता। तो बेसिकली जो मिस्टर डूने है वो बोल सकता है सुलेखा को कि अगर आप कृष्णा एलएलपी को टेक ओवर कर लेते हो तो घाटे का सौदा नहीं।
तो बच्चों देखिए, अगर अब आपके एग्जाम में बाई चांस क्वेश्चन आ जाता है, थ्योरी क्वेश्चन आ जाता है, तो हमने एग्जाम्पल से देखा था, हमने ध्यान हो आपको, राहुल द्रविड़, विराट कोहली, सोनाक्षी सिन्हा, अमिताभ बच्चन, उनकी माँ, ये सब बहुत सारी अलग अलग स्टोरियां मैंने आपको सुनाई थी एक कॉन्सेप्ट डू पॉइंट एनालिसिस को समझाने के लिए। थ्योरी हमने क्लियर कर ली थी, फॉर्मूलाज हमने पढ़ लिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमने आज अपने कंप्लीट कर लिए। तो बच्चों ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। हालांकि इसके बाद में, तो अभी तक हमने अपने चैप्टर 2 का स्टडी मटेरियल पढ़ लिया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लिए हैं, ग्राफ हमने पढ़ लिए हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं। फिर भी बच्चों अभी मैं आप लोगों को, क्योंकि ये आपका इलेक्टिव पेपर है, एक तो केस लॉ करवाऊंगा, जैसे हमने हर चैप्टर में हम लोग करते हैं, फर्स्ट चैप्टर में भी किया था। बहुत बड़ा केस लॉ होगा, कम से कम 11 से 12 पेज का केस लॉ होगा, उसको हम करेंगे। पहले हम केस लॉ पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर उनके क्वेश्चंस देखेंगे, फिर उनके हम आंसर खुद से बनाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे। और उसके अलावा एक टॉपिक और है जिसको मैं समझाऊंगा, उसके ग्राफ बनवाऊंगा, तब जाकर ये चैप्टर आपका कंप्लीट होगा। उसके अलावा मैंने इस चैप्टर का क्वेश्चन बैंक आपके लिए अलग से दिया हुआ है, वो भी आप लोगों को है। तो ये चैप्टर स्टडी मटेरियल से भी कंप्लीट हो गया, स्कैनर से भी कंप्लीट हो गया, एमसीक्यू बेसिस पे भी कंप्लीट हो जाएगा, ग्राफ बेसिस पे भी कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंप्लीट हो जाएगा। 200% तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। 1% गुंजाइश नहीं बचेगी कि अब कहीं बाहर से क्वेश्चन आ जाए। क्लियर है बच्चों? तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टूडेंट्स। थैंक यू, टेक केयर।